नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की शुरुआत हम करेंगे खबरों के पोस्टमार्टम से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वो एक महान कवि थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, विराट व्यक्तित्व वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दलों के बड़े नेताओं ने सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे। अटल जी को याद किया गया, पुष्प अर्पित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी एक सुलझे हुए राजनेता, प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि थे। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। भले ही अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संदेश, उनके भाषण, उनकी कविताएं हमेशा उनके होने का एहसास दिलाती हैं। आज इस मौके पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनकी कविता पढ़ना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। वाजपेयी जी लिखते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आपको याद होगा, पिछले वर्ष जुलाई अगस्त के महीने में नोएडा में एक सोसाइटी में विवाद हुआ था, जिस मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो फरार हुआ, गिरफ्तारी हुई, विरोध प्रदर्शन हुए, त्यागियों की महापंचायत हुई। पिछले साल ये 21 अगस्त को हुआ था। नोएडा में 21 अगस्त को महापंचायत हुई थी। इसमें आसपास के कई राज्यों से लाखों लोग पहुंचे थे। अब इस साल भी नोएडा में महापंचायत करने की तैयारी है। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज ने 21 अगस्त को एक सम्मान समारोह की घोषणा की है। ये कार्यक्रम भंगेल के बारात घर में होना है, लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अभी हाल ही में त्यागी समाज के लोगों ने कैलाश मानसरोवर भवन पर प्रदर्शन किया था, जहां भाजपा का कार्यक्रम चल रहा था। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के एक बयान से त्यागी समाज नाराज था। तब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद माफ़ी मांगी थी और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी खेद जताया था। मगर उसके बाद प्रदर्शन करने वाले त्यागी समाज के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इसके बाद रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत कई शहरों में त्यागी समाज बैठक कर अपना विरोध जता चुका है। मुकदमा वापस लेने की मांग की जा रही है। ऐसा न करने पर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। अब समाज अपनी बिरादरी के उन नेताओं से नाराज है जो भाजपा में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। अभी त्यागी समाज से अश्वनी त्यागी MLC हैं, अजित पाल त्यागी विधायक हैं, बसंत त्यागी की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और खुद बसंत त्यागी भाजपा में बड़े पद पर हैं। समाज अपनी बिरादरी के भाजपा के नुमाइंदों से जानना चाहता है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उनका रुख क्या है। अब अश्वनी त्यागी, अजित पाल त्यागी और बसंत त्यागी अपनी बिरादरी के साथ खड़े होकर बात करेंगे या फिर पार्टी के साथ रहेंगे। समाज सवाल इसलिए भी उठाना चाहता है क्योंकि चुनाव के समय यही लोग अपने समाज के लोगों के बीच जाकर भाजपा को वोट देने की बात करते हैं। अब इस मामले पर त्यागी समाज के भाजपा नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। समाज के लोग अपने भाजपा नेताओं की ओर देख रहे हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर कहना क्या है। और 21 अगस्त 2023 को नोएडा में जो महापंचायत बुलाई गई है, जो कार्यक्रम होगा, उसमें भाजपा से जुड़े तमाम छोटे बड़े पदाधिकारियों और नेताओं से सवाल किया जाएगा कि आखिर आज वो किसके साथ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किया था। तब भारत से लेकर कई देशों तक मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठी थी। 4 साल बाद अब जब जम्मू कश्मीर की घाटी में शांति और स्थिरता कायम हो गई है, तो जो लोग मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे,
अब वो मोदी सरकार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शाहिला रशीद ने भी आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले की खिलाफत की थी। इसके विरोध में कई आंदोलन भी किए थे, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। कभी खुले मंचों से मोदी सरकार के फैसलों के आलोचना करने वाली शहला कह रही हैं कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड स्तर से सुधर रहा है। मौजूदा सरकार ने एक ही कोशिश में कश्मीरियों की पहचान के संकट को समाप्त कर दिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाहिला रशीद ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस बात को स्वीकार करने में भले ही हैरानी हो रही है, लेकिन कश्मीर में स्थिति सुधर रही है। मानवाधिकार रिकॉर्ड रूप से सुधरा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में लोगों की जान बचाने में मदद की है। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने साथी सुधाकर सिंह को यहां से मैदान में उतार दिया है। सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है और एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का एक टेस्ट भी है। भाजपा और सपा दोनों ही दलों के लिए घोसी उपचुनाव एक अग्नि परीक्षा बन गया है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट जीती थी। तब सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान विधानसभा सदस्य बने थे। हाल ही में विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा देकर दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल हो गए और इस रिक्त सीट पर खाली सीट पर उपचुनाव हुआ। घोसी उपचुनाव में भाजपा ने दारा सिंह पर दांव खेला है। उसकी कोशिश घोसी में एक बड़ी जीत की है, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में एक अच्छा राजनीतिक संदेश दिया जा सके। घोसी उपचुनाव जो है ये नए जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए भी टेस्ट है। बसपा इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बसपा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि घोसी की लड़ाई भाजपा बनाम सपा, दारा सिंह बनाम सुधा सिंह की रहे। मायावती के इस फैसले के पीछे कहा जा रहा है कि नए गठबंधन की ताकत, उसकी शक्ति का अवलोकन करने के लिए मायावती पीछे हट गई हैं। मायावती ने पटना में जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी उस पर भी यही कहा था कि इस पर हमारी नज़र है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बसपा ने उम्मीदवार उतार दिया था, जिससे सपा का खेल बिगड़ गया था और भाजपा को जीत मिली थी। घोसी उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो इससे देश भर में बड़ा संदेश जाएगा। तब ये कहा जाएगा कि भाजपा नेतृत्व के सामने नए गठबंधन ने कमाल कर दिया है। इसलिए घोसी उपचुनाव सीट पर दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। भाजपा नेता इस चुनाव में चाह रहे थे कि घोसी से बसपा अपना उम्मीदवार उतारे और बसपा अगर मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से उतार देती तो भाजपा की जो रास्ता है बहुत आसान हो जाता। लेकिन मायावती ने उपचुनाव से दूरी बनाकर विपक्ष को भी गठबंधन के विकल्प खुले रखने का संदेश दे दिया है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के लिए एक बड़ी खबर है। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने चाहने वालों को, अपने समर्थकों को एक अच्छा संदेश दिया है, बड़ी खबर दी है। दरअसल उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। अक्षय कुमार को भारत का पासपोर्ट मिल गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दरअसल पहले अक्षय के पास कनाडा की नागरिकता थी और अब जब उन्हें भारत की नागरिकता मिली है तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक खुश हैं। दरअसल अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। इस बात को लेकर अक्सर लोग उनकी आलोचना करते थे। सोशल मीडिया पर अक्षय को लोग कनाडा कुमार का टैग भी देते थे। इस एक्टर को ट्रोल करते हुए उनकी फिल्मों पर निशाना साधा जाता था। लोग कहते थे कि आप काम इंडिया में करते हैं, पैसा इंडिया से कमाते हैं, लेकिन नागरिकता कनाडा की रखते हैं। नागरिकता विवाद पर कई बार अक्षय कुमार ने सफाई भी दी कि उनका दिल हिंदुस्तानी है, लेकिन ट्रोलर इस बात को नहीं मानते थे। अब उनको भारत की नागरिकता मिल गई है तो उन्होंने इस पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने मन की भावनाओं को जागृत किया है। ये था आज का खबर का पोस्टमार्टम। अब बुलेटिन। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात का मैदानी इलाकों पर पूरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। आज यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश का मैदानी इलाकों में असर पड़ना शुरू हो गया है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। यहाँ यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुँच गई है। देर रात पुराना लोहा पुल पर जलस्तर 205 मीटर से ऊपर पहुँच गया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पिछले महीने की तरह स्थिति गंभीर होने की संभावना कम है। पुराना लोहा पुल के पास देर रात 205 मीटर से ऊपर पानी पहुंच गया, इससे चिंता बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से पिछले दिनों की तुलना में 2 दिन से ज़्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों 10,000 क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा था, ये अब 75,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो गया है। 30,000 से 55,000 क्यूसेक प्रति घंटे तक पानी फिलहाल छोड़ा जा रहा है। बीती 13 जुलाई को दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208 मीटर तक पहुंच गया था, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी को लेकर अब चिंता जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक सिपाही ने एक आदमी को लात घूंसों से जमकर पीटा। उसकी वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। ये किसी सिंघम जैसी फिल्म का सीन नहीं है, ये स्क्रिप्टेड भी नहीं है। ये घटना एकदम ओरिजिनल है। घटना गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के कर्पूरीपुरम की है। देखिए कैसे एक सिपाही एक आदमी को लात घूंसों से पीट रहा है। बताया जा रहा है इस सिपाही का नाम रिंकू राजौरा है, जिसकी तैनाती मधुबन बापूधाम थाने में है। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की सूचना पर यह सिपाही जांच के लिए भेजा गया था, मगर वहां जाकर यह हैवान बन गया। इस आदमी पर टूट पड़ा। बताते हैं कि विवाद पारिवारिक था। सिपाही ने माहौल बनाकर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। वर्दी के रुआब में कानून को भी ये सिपाही नजरअंदाज करता चला गया। वीडियो सामने आने के बाद सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। उक्त वायरल वीडियो की जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह थाना क्षेत्र कविनगर से संबंधित है तथा उक्त वीडियो में थाना मधुबन बापूधाम में तैनात आरक्षी रिंकू राजौरा द्वारा एक व्यक्ति से मारपीट की जा रही है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस वीडियो के आधार पर इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस अब जांच कर विभागीय कार्रवाई की बात कह रही है, मगर सच तो यही है कि सिपाही की इस करतूत से गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस की साख पर बट्टा तो लग ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने एक समारोह का आयोजन किया। इसमें दिवंगत अधिवक्ता भारतेंदु शर्मा की जयंती मनाई गई और उनके चित्र का अनावरण हुआ। भारतेंदु शर्मा गाजियाबाद बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे। आरडीसी में फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स प्लाजा बनाया गया है। इसका निर्माण गाजियाबाद नगर निगम ने किया है। सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गाजियाबाद के युवाओं को एक अद्भुत उपहार मिला। यहां गाजियाबाद नगर निगम ने स्पोर्ट्स प्लाजा बनाया है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो गई। ये एक बेहद अद्भुत और सुंदर बना स्पोर्ट्स प्लाजा युवा बच्चों को एक मंच प्रदान करने में सहायक बनेगा। स्पोर्ट्स प्लाजा का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में महापौर सुनीता दयाल मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस स्पोर्ट्स प्लाजा को बनाने में सांसद वीके सिंह का विशेष योगदान रहा है, जिसके लिए लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। युवा शक्ति और बच्चे इस मंच का बेहद आनंद लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। संजय नगर सेक्टर 23 में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। यहां प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 200 किलो लड्डू बांटे। कार्यक्रम का आयोजन नितिन त्यागी ने किया था। यहां स्थानीय पार्षद से लेकर भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पकड़े गए आरोपी का नाम शाहिद है, जिस पर गोकशी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। कल दिनांक 15 अगस्त 2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25,000 रुपये के इनामिया को गिरफ्तार किया गया है।
इसका नाम शाहिद पुत्र मेहर है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और कैसी आज की जानकारी लगी ये बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।